Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. So आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये टॉपिक आपके सोसाइटी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, इंडियन सोसाइटी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। दूसरी चीज हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको भी ये वीक करता है। इसके लिए इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब जानते हैं कि इसके अंदर फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है। तो एक डेटा ये कहती है कि 2019 के अंदर जो एमपीज हैं उसके अंदर टोटल एमपीज में से 43% के ऊपर कोई ना कोई तरीके का क्रिमिनल चार्जेस, और उसमें भी अगर हम बात करें सीरियस ऑफेंस की, सो 159 एमपीज के ऊपर सीरियस ऑफेंस के चार्जेस हैं। इसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए जानते हैं कि किसको हम कहते हैं आखिरकार क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो ये इसकी एक आपके पास वर्किंग डेफिनेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उसको कहेंगे जब जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं या जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं ऐसा व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट करता है और इलेक्शन जीतने के बाद जो ऑफिस हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसे होल्ड करता है। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब जानते हैं कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, ये हमारे सामने किस तरीके से आया, इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले हम देख सकते हैं स्टेज 1। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एथिकल और मोरल पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ पे थे और उसी तरीके से वो चुनाव लड़ते, उसी तरीके से लोगों से बात करते। सो यहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता, हम बोल सकते हैं ना के बराबर क्रिमिनल एलिमेंट्स हुआ करते थे जस्ट आजादी के बाद। बट जैसे ही स्टेज 2 आई, अदर जनरेशन आई, तो उन्होंने क्या किया, वो पॉलिटिशियंस तो अच्छे थे बट जिस तरीके का हमारा एनवायरमेंट था इंडियन सोसाइटी का, वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने मदद लेना किसकी चालू करी, गूंस की, दैट इज गुंडे उन्होंने अपनाने चालू किए ताकि वो वोट्स को कंसोलिडेट कर पाए। अब तीसरी स्टेज में गुंडों को खुद को ये लगने लगा कि अगर ये लोग हमारे सपोर्ट से चुनाव जीत सकते हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें, खुद ही पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो जाए। हम इस्तेमाल कर रहे हैं पावर, ठीक है, हम डंडे चला रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरी स्टेज में उन्हें लगा कि हमें ही एंटर हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। सो ये हम रफ फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। चलिए अब आगे चलते हैं और कॉजेस को जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। तो सबसे पहले तो जानते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। जो इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के अंदर, आप देख के चलिए, वोट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पॉलिटिशियन। अब जब वोट की बात आ रही है तो वो वोट को कंसोलिडेट करने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं, वोट को कंसोलिडेट करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं, और जो वोट बैंक है उन्हें अपीज करने के लिए ये इस तरीके से जो है पैसे इकट्ठा करा करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज से, ताकि उनको कोई भी फेवर देके अपनी तरफ किया जा सके। दूसरी चीज करप्शन के अंदर भी वही चीज आ जाती है, आप पैसे लाओगे कहां से। जैसे मैं अमूमन तौर पे मेरी क्लास में कहता हूं कि 4 तरीके से इंडिया का वोटिंग बिहेवियर है। जो वोटर्स हैं वो 4 चीजों के ऊपर वोट डालते हैं, कास्ट, रिलीजन, उसके अलावा इमोशंस पे, भावनाओं में आके वोट डालते हैं, और चौथी चीज इज मनी, पैसे के बूते पे वोट डालते हैं। जो ज्यादा उन्हें पैसे दे रहा है उस हिसाब से भी वोट डाले जाते हैं। नैरो इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स को मतलब ही नहीं है कि किस पे क्या क्रिमिनल चार्जेस है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, उन्हें फर्क पड़ता है रिलीजन से, उन्हें फर्क पड़ता है कास्ट से। ये जो नैरो इंटरेस्ट है इसकी वजह से कोई भी क्रिमिनल प्रोफाइल नहीं देखता जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसकी। तो होगा क्या, वो अगला टेंशन ही नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरे ऊपर 5 केसेस हैं, 10 केसेस हैं, फर्क पड़ेगा ही नहीं उसे। क्यों? क्योंकि वोटर देख ही नहीं रहा है, वोटर जो है वो नैरो इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। आगे चले तो मसल पावर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इंडियन इलेक्शन के अंदर। कोई भी शरीफ इंसान आप मान के चलिए कि इंडियन इलेक्शन में नहीं जीत सकता, उसे कुछ ना कुछ हद तक जो है इस तरीके की घटनाएं घटनी पड़ती। अब यहाँ पे मसल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अगर मसल पावर का इस्तेमाल होगा तो कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं पाएगा, मसल पावर के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज आ जाती है। मनी पावर, पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसे कहां से जनरेट किए जाते हैं, ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट किए जाते हैं। ऐसे पैसे यूज किए जाते हैं इलेक्शंस के अंदर जिसके अंदर हम ये चीज देख सकते हैं जिससे वोट खरीदे जा सके। तो मनी पावर इज इंपॉर्टेंट, और वो कहां से आते हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम और बाकी सारी जगह से आते हैं। एक चीज का ध्यान रहे, हम यहाँ पे जनरल कंडीशन नहीं बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसा ना समझा जाए कि सारे पॉलिटिशियन एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये एक जनरल बात नहीं है, ये एक स्पेसिफिक बात है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। या फिर अगर ओवरऑल बात करें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो थियरी है
हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज इसे जनरलाइज मत कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, वीक गवर्नेंस। जो व्यक्ति खुद आया है वहां पे क्रिमिनल बेसिस पे, जो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज के बेसिस पे आया है, तो आप ये मान के चलिए क्या ही भला कर देगा वो देश का, कुछ अच्छा कर पाएगा देश का? जी नहीं, हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ देश का भला हो पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। उसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लॉज हैं, लॉज जो है उनका इंप्लीमेंटेशन काफी वीक है, वो प्रॉपरली नहीं आ पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जब हम देख के चलें तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक अनसेड कॉन्सेंसस है कि हम इस तरीके का लॉ नहीं बनाएंगे जो आगे जाके हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करे। सो वीक गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें, सो वी कैन डिस्कस अबाउट सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो हमें उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, बट जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक कि हम उसे इलेक्शन कंटेस्ट करने में रोक नहीं सकते। आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट होंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के। इसके ऊपर एक गहरी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करें तो इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आपका डेमोक्रेसी पे विश्वास उठ जाएगा, आप मानेंगे ही नहीं कि डेमोक्रेसी कोई चीज है। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्री विल नहीं है। मैं कब कहूंगा कि मैं डेमोक्रेटिक हूं या फिर मेरे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं? जब मैं मेरे हिसाब से वोट कर पाऊं, मेरी इच्छा से वोट कर पाऊं, पर मेरे पास फ्री विल रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स किया जा रहा है बाय द मीन्स ऑफ पावर, बाय द मीन्स ऑफ मनी। ठीक है, दूसरी तरफ चलें तो वीकनिंग द गवर्नेंस। कैसे? जो इंसान आएगा वो क्या ही काम करेगा। ठीक है, वो आया खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज पे रोकथाम थोड़ी लगाएगा, उसे रोकेगा थोड़ी, क्योंकि वहीं से तो वो आया है। फिर तीसरी बात करें तो इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटी, बढ़ जाएंगी उल्टा, क्योंकि आप खुद देख के चलिए उसी से तो वो पावर बेसिस पे आया है, अब उसी को वो ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा क्योंकि वो तो उसका बेस हो गया ना। अगर वो बेस ही हिल गया तो आगे जाके उसे दिक्कत आ जाएगी। तीसरी बात करें तो कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। जो पावर में बैठा है आप उसे किस तरीके से सजा दिलाएंगे? जब आप उसे सजा नहीं दिला सकते तो आप एक ऐसा तबका देखेंगे, ऐसा ग्रुप देखेंगे जो क्या है, पनिशमेंट से बचा हुआ है। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आर्टिकल 14 है? जी नहीं। तो ऐसा कल्चर आ जाएगा कि जो पावर के अंदर है वो अपने आप को बचाते हुए चलेगा। कल्चर ऑफ वायलेंस, वायलेंस पे सारी चीजें थ्राइव करेंगी। ऑब्वियसली आप देख सकते हो क्योंकि वायलेंस के बूते पे वो आया है, मसल पावर के बूते पे वो आया है, तो उसी को वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। हम ऐसे पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी नहीं चाहते जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए, टू बी फ्रैंक इनफ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे नेशन के अंदर लॉ मेकिंग में वो लोग आए जो कि एक्चुअली में कुछ काम करना चाहते हैं। सो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल्स का क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंक हो, तो किस तरीके से वो नेशन को सिक्योर करेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए अपने इंपॉर्टेंट उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, इस केस की चर्चा करते हैं। इस केस के अंदर यह कहा गया कि आपको क्रिमिनल एज वेल एज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ये दोनों बताने पड़ेंगे कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने, उसके साथ आपकी संपत्ति कितनी है और आपकी फैमिली की भी कितनी संपत्ति है वो भी आपको बतानी पड़ेगी, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो तो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो ये पहला हम केस देखते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। आगे चलें तो दूसरा केस आता है रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया कि अगर कोई सिटिंग एमपी है, एमएलए है, और उसको कंटेस्ट करने से रोका जा सकता है इलेक्शन अगर उसको 2 साल की सजा मिल गई है, 2 या 2 से ज्यादा की सजा मिल गई है। सो ये रमेश दलाल के अंदर आया। फिर आगे चलें तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013, हाल फिलहाल में कुछ 10 साल पहले ही ये केस आया था। इसके अंदर यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल, यानी कोई भी सिटिंग लेजिस्लेटर है, एमपी एज वेल एज एमएलए, उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई, इन दैट केस क्या होगा कि हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हाल फिलहाल में आप एग्जांपल देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? उनकी एमपी की सीट ले ली गई। वाई? क्योंकि उनको 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई। अगला केस आता है मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्यों कह रहा हूं मैं वो समझिए, क्योंकि यहां कहा गया है कि अगर आप पे चार्ज है, कोई भी क्रिमिनल चार्ज है
क्रिमिनल केस का चार्ज है, तो ओनली ऑन दैट ग्राउंड आपको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। बट इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइंस दी, ये गाइडलाइंस देते हुए कहा कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को यह नहीं समझना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को उतार सकते हैं, रादर उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को कम से कम उतारें, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देने से बचें। एंड नाउ नेक्स्ट केस इज पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और इसका जजमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली चीज इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कही कि आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट्स के, उनको पब्लिश करना पड़ेगा। कहां कहां पब्लिश करेंगे? सोशल मीडिया की साइट्स पे पब्लिश करेंगे, वेबसाइट्स पे पब्लिश करेंगे, बाकी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। तो जहां जहां ये इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है आपको हर एक जगह वहां पे पब्लिश करना है। और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने कहा कि आप इस चीज का ध्यान दें कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये इफेक्टिवली आगे जाए, लोगों तक पहुंचे। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये पब्लिश होके रह जाए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये चीजें यहां पे बताई गई। अब हम एक चीज तो मान के चल सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ, और हम सब चाहते हैं एज इंडिया वी वांट कि ये पूरी चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बेटर होगा हमारी गवर्नेंस के लिए और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। तो आगे चलते हैं और जानते हैं वे फॉरवर्ड, किस तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है, एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। मोर पावर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ताकि वो ऐसी चीजों के ऊपर अपने स्टेप ले सके। दूसरी चीज पब्लिक ओपिनियन। एक चीज ध्यान रख के चलिए, किसी भी तरीके से हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लीगल सोल्यूशन नहीं ला सकते। तो हमें इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें किस तरीके का सोल्यूशन लाना चाहिए, लोगों के द्वारा सोल्यूशन लाना चाहिए, दैट इज बाय द मींस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फिर चलते हैं अमेंडमेंट इन द लॉ। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को तो अमेंड कर ही सकते हैं, उसको अमेंड करके हम वहां पे कह सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं एटलीस्ट ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कंटेस्ट करने से रोक सकते हैं। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव स्टेप लिया जा सकता है। प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को उतरना पड़ेगा, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो केसेस हैं उन्हें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेप लिया 2017 के अंदर। उन्होंने एक साल के लिए 12 स्पेशल कोर्ट्स बनाए जो इस चीज को ट्रैक कर सके कि एमपीज और एमएलएस पे जो केसेस चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचे। सो दिस वाज अ वेरी गुड स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। तीसरा हम पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हम देख सकते हैं विजिलेंट वोटर्स। वोटर्स को इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि मैं किसको वोट कर रहा हूं, किस आधार पे वोट कर रहा हूं, उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। तो जब तक वोटर सजग नहीं होगा, जब तक वोटर को ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। फिर बात आती है, जैसे कि अगर हम बात करें, दिनेश गोस्वामी एंड इंद्रजीत कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि ऐसा किया जा सकता है कि सरकार ही फंड करे, दैट इज स्टेट फंड करे, इंडिया ही फंड करे इलेक्शन को। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कम हो सकता है, और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि रिफॉर्म्स आ सकते हैं हमारे यहाँ पे। सो दीज ऑल वर वे फॉरवर्ड्स। इनकी तरफ हम जाएंगे तो हम ये चीज देख सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कम होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ चीजें जानने के लिए मिली होंगी। और फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि इन चीजों को आपको जनरलाइज नहीं करना है। सारे पॉलिटिशियंस खराब हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं, और हम सब इंक्लूडिंग आवर पॉलिटिशियंस, आवर ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो विकास की ओर बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। इसके लिए ये चीजें जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and if you liked our video, please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.